सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही भाई हेमंत मीणा जी, भाई गौतम दत्त जी, कैबिनेट में हमारी मंत्री और आपकी प्रभारी मंजू बागमार जी, आपके अपने ही लाडले विधायक भाई श्रीचंद कृपलानी जी, चित्तौड़ के हमारे विधायक भाई चंद्रमा नाक्या जी, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रतन गाडरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और यहां के प्रभारी नार सिंह जोधा जी, पिंकेश जी, कन्हैयालाल जी, बद्री जी, अशोक जी, बंसी जी, महेश जी और महावीर सिंह जी कहां रह गए? महावीर सिंह जी, गब्बर सिंह जी और मेरे सामने बैठे वो लोग जो धरती का सीना चीर के जनता की सेवा हमेशा करते हैं। ऐसे मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो इस चौपाल में आने पर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं राम राम करता हूं। आप सभी को हमारा राम राम, राधे राधे, बंसी वारे की, गिरिराज धरण की, सामरिया सेठ की, गंगेश्वर महादेव की। मेरा मन में आज बड़ी खुशी और उत्साह है, क्योंकि मैं जब वो पार्टी का जिलाध्यक्ष के रूप में काम करता था, प्रदेश के उपाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में काम करता था, तो मेरा जाना होता था, गांव में जाता था। और आप जानते हैं जब वो सरपंच रहता है तो वो पंचायती कैसे करता है, आप जानते हो नहीं? सरपंच कौन कौन रहे? हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5, अभी हमारी बहन सरपंच थी। तो आप सभी जानते हैं कि सरपंच का मन नहीं लगता है। और आज मैं काफी दिनों के बाद मेरे ग्रामीण भाई, किसान भाई, पशुपालक भाई, युवा साथियों के बीच में मैं आज इस चौपाल में आया हूं। मैं आपसे कुछ नहीं, मैं वही बात करूंगा जो मेरे मन में है। और मैं किसान, गरीब, मजदूर, पशुपालक, वो कैसे अपना जीवन जीता है, कैसे वो काम करता है, उसके सपने क्या होते हैं, कभी कभी उसके सपने टूटते हैं तो उसको कैसा लगता है। क्योंकि मैं किसान की, मजदूर की, पशुपालक की बात को अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं। मैं उस गरीब व्यक्ति को जानता हूं जो किसी पड़ोस के मेरे भाई के पास रात के अंधेरे में जब उसको आवश्यकता होती है तो मदद के लिए जाता है। मेरे भाइयों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर ये टीस है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरा किसान, मेरा युवा, मेरा पशुपालक ये आत्मनिर्भर बने, इसके जीवन में खुशहाली कैसे आए। यह जीवन में दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन 1 साल का जो उसका बजट होता है, जब लास्ट का मार्च अप्रैल का महीना आता है, जनवरी फरवरी के बाद, तो उसको चिंताएं सताने लग जाती हैं। क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी किसान परेशान रहता है। लेकिन वो, उसको कितना भी लॉस जाए, लेकिन अगली बार वो खेती ही करेगा। गांव में कहावत है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं
क्योंकि दूसरा कितना भी कहे, कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं और हमेशा कहता हूं, जिसकी नहीं फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। किसान की स्थिति क्या होती है। मेरे भाइयों, मैं आपसे इसीलिए आज इस चौपाल पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि मेरे किसान का जीवन कैसे ऊपर उठे, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, हमारा किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब देखते थे, अब से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा, किसान अपने बच्चे को शहर के लिए भेजता था, मकान दिलाता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, बच्चा मेहनत करता था, पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए पिताजी, अब की बार मेरे को पढ़ाई है, मैं मेहनत करूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मैं आपके जीवन का सहारा बनूंगा। पिता को भी उम्मीद होती थी। जीवन भर मैंने खेती किसानी की है, अगर मेरा बेटा कहीं कहीं कोई जॉब में नौकरी में लग जाएगा तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाते थे, किसान का वो बेटा खून के आंसू रोता था। एक तरफ उसने अपने पिताजी को विश्वास दिलाया कि मैं नंबर लेके आऊंगा, और एक तरफ उस बेटे के मन में जो बात आती थी और पिता के मन में भी बात आती थी कि मैं किसी पड़ोसी से, मेरे भाई से, किसी रिश्तेदार से मैं पैसा लेकर के आया, लेकिन मेरे बेटा का नंबर नहीं आ पाया। नंबर का तो नंबर नहीं आया, लेकिन वो कर्जदार और बन जाता था तो उसको डबल मार पड़ती थी, डबल मार पड़ती थी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको 2.5 साल हो गए, मेरे किसान भाइयों और मेरे युवा साथियों, क्या 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और मैं कहना चाहता हूं, यहां गांव के लोग हैं, 5-7 ही नाम आए, अभी तो इन्होंने निकाल के अभी दिए मेरे को, लेकिन ऐसे बहुत हैं जिनकी इस साल 2.25 साल में नौकरी लगी है, वो जरा हाथ खड़ा कर दें। जिनकी नौकरी लगी है, पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। सत्यनारायण धाकड़ जी, कहां है सत्यनारायण जी? सत्यनारायण जी। आशीष बरड़िया जी, बाबूलाल जड़वा जी, कहां है बाबूलाल जी? बाबूलाल जी इधर बैठे हैं। पारस जड़वा जी, चेतना वैष्णव जी पीछे हैं, चेतना वैष्णव जी, चेतना जी उधर खड़ी हैं, वो खड़ी चेतना जी। विद्यानी बरड़िया जी, वो भी उधर ही खड़ी है बहन जी, वाह बहुत अच्छा, बुलाऊंगा अभी आपको मैं आगे। जसवंत जड़वा जी, बहुत अच्छा जसवंत जी। इन सभी मेरे भाई बहनों को, इस गांव के ही लोग हैं ये तो, जिनको कोई नियुक्ति पत्र मिला है, इनके माता पिताजी को पूछिए, रिश्तेदारों को पूछिए, उनके मन में जो खुशी की लहर आई होगी, जिस दिन इनका नंबर आया होगा, पूरे परिवार में खुशी आई होगी, पड़ोस में, गांव में। क्योंकि हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसलिए हमने हमारे किसान विकास रथ जो चल रहे हैं उसका यही प्रमाण है। आप कौन सी खेती करना चाहते हैं? आप लाभ की खेती करिए। लगातार हम पानी के लिए, हमारी सरकार काम कर रही है। आज राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के लिए योजना नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम राजस्थान के 5 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित करेंगे। 5 लाख हेक्टर जमीन बहुत होती है। 3 लाख ईआरसीपी से करेंगे, 1 लाख हमारी यमुना समझौता से करेंगे, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से 1 लाख करेंगे, और जब हमारा ब्राह्मणी का पानी आएगा, सोम कमलम का पानी आएगा, हमारा माई डैम का पानी की नहर बन के जाएगी, नर्मदा का पानी आएगा, तो 1-1.5 लाख हेक्टर
जमीन को हम सिंचित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे आने वाले समय में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करता है, खेती में कौन सा लाभ है उस खेती को करिए। हम यह भी कहना चाहते हैं कि किसान वैज्ञानिक तरीका से खेती करिए। आप देखते हैं पहले 5 किलो का बीघा डालते थे, फिर 10 किलो का बीघा डालने लग गए, फिर 15 किलो का डालने लग गए, 25 किलो का, 30। कहां तक जाओगे भाई? डालते कि नहीं डालते? हाँ बताइए, डालते कि नहीं डालते? हर साल बढ़ते जा रहे हैं, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। क्या हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को इसलिए छोड़ा था? उन्होंने कितने दुख पाए थे, उन्होंने कितनी यातनाएं झेली होंगी, लेकिन हमारी जमीन को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने हमारी जमीन को आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे पूर्वजों ने उसको सुरक्षित रखा। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस जमीन को खराब करके जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनको हम गांव गांव में भेजते हैं। अभी 22, 23, 24, 25 को सेमिनार होगी, उसमें वो भी उद्यमी भी होंगे, किसान भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, अनुसंधान करने वाले भी होंगे, सभी लोग उसमें होंगे। उसमें चर्चा होगी। चर्चा होने के साथ इस गांव में क्या पैदा हो सकती है, उसका परीक्षण होगा, आंकलन होगा। कौन सी ऐसी फसल है जिसको हमारा किसान बोएगा तो उसको, किसान को 3 गुना 4 गुना लाभ उससे हो। हमें वही खेती करनी है। हम चाहते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक आपके यहां आए, उनको काम दीजिएगा, बताइए कि हमारे यहां कौन सी खेती लगेगी। आज हम उसी पर निर्भर हैं। क्या हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगा करके हम अच्छी सब्जी पैदा नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइज खेती नहीं कर सकते? उससे हमारे स्वास्थ्य को, लोग कहते हैं कि बीमार हो जाओ उसके बाद इलाज कराओ। अरे बीमारी का तो पहले पता क्या है। इसलिए आपको पहले से खान पान कैसा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। हरी सब्जी हम खाएंगे, ऑर्गेनिक खेती में हम विश्वास करेंगे तो हमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सब्जी मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। किसान क्यों नहीं लगा सकता 10, 20, 25 पेड़ अपने फल के, अपने खेत पर? फूलदार लगाइए, फलदार लगाइए, छायादार लगाइए। अगर आप फल का पेड़, हमारा कोई भी पेड़ रखते हैं, आम का लगाते हैं और अमरूद का लगाते हैं, तो किसान को अपने खेत में 25-50 पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके खेत का आम फल देगा, आप किसी पड़ोसी को भी देंगे, किसी रिश्तेदार को देंगे, ये मेरे खेत का है। आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। आप कहते हैं ना, कोई फसल होती है, ये हमारे घर की खेती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमको बदलती खेती कैसे करनी चाहिए, लाभ की खेती कैसे करनी चाहिए। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। हम आपको लगातार 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। आने वाले समय में हमने कहा कि 12,000 देंगे, तो 12,000 हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, 1,000 रुपए महीने हो गया कि नहीं हो गया 12,000 होने के बाद? और आपको एक बात और पूछूंगा, काका जी बताएंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डालते हैं और हमारी सरकार डालती है, तो उस दिन घंटी बोलती है, तो कैसा महसूस होता है? अरे जरा बताइए ना, कैसा लगता है? दोनों हाथ खड़े करके बताइए कैसा लगता है? घंटी कैसे बोलती है? टन बोलती है, टन बोलती है? बोलती है कि नहीं बोलती? आपको कैसा लगता है? आज तक किसी ने दिया है क्या? किसान का ध्यान किसी ने रखा है क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से लेकर के यहां तक सब वैज्ञानिकों को ला रहे हैं, देश के अंदर कौन सी फसल होनी चाहिए। हमेशा उनको किसान की चिंता रहती है। तीसरे कार्यकाल में जीत करके आए थे, पहले दिन जब पीएमओ के अंदर गए थे, तो पहली फाइल किसानों की थी कि मेरे किसानों की सम्मान निधि तुरा की जाती है, पूरी मिले इनको। ऐसा आदमी आपको मिल सकता है? वो इसलिए नहीं मिल सकता कि वो किसान के, मजदूर के, गरीब के दर्द को वो जानते हैं, समझते हैं। उन्होंने गरीबी से अपना जीवन स्टार्ट किया है। अब आप यहां देख रहे हैं, ये सभी वहीं से निकले हैं।
गांव से, खलिहान से, खेत से, पगडंडी से निकल करके ये लोग आए। हम आपसे यही कहेंगे मेरे भाइयों कि आप सभी को किसानियत का फायदा हमारे किसान को रहे, इसलिए आपको क्या फसल होनी चाहिए, उसका परीक्षण कैसे हो, कैसे हमारा किसान उत्तम हो, उसके लिए काम करें। दूसरा, हम चाहते हैं जो किसान की जहां फसल होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे। यहां क्या पैदा होता है? हमारे राजस्थान के अंदर मसाले पैदा होते हैं, आपके अंदर यहां भी लहसुन पैदा होता है सर, लहसुन पैदा होता है। लहसुन किस में आता है? मसाले में आता है। मैं अभी दिल्ली के एक रोड शो में था अभी, तो वहां कौन सा था जो मसालों की बात कर रहे, कौन से देश? दिल्ली के अंदर जो बैठे थे हम, जो मसाला जहां जाता है उनके जो आए थे, डेनमार्क के वहां लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा साहब मसाला हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मैंने कहा आप राजस्थान से कर लीजिए, हम आपको जो मसाला चाहिएगा, प्याज भी मसाले में आती है, लहसुन भी मसाले में, जीरा भी हमारे यहां पैदा होता है, अजवाइन भी हमारे यहां होती है, सौंफ भी हमारे यहां होती है, धनिया भी हमारे यहां होता है, और प्रतापगढ़ में तो ज्यादा चाहिए आपको तड़केदार तो हींग भी मिलती है कि नहीं मिलती है? और वो तो मैं नहीं तो हींग की कहूंगा, तो हींग मिलती है कि नहीं मिलती है? तो अब मसाले में क्या रह गया, मैं आपसे पूछता हूं। अगर इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम दुनिया में हमारे इस काम को ले जाएं, तो हमारा किसान बताओ उन्नत होगा कि नहीं होगा? हमारा किसान आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये रथ इसीलिए चल रहे हैं, लगातार एक एक विधानसभा के अंदर एक एक किसान के यहां जा रहे हैं। किसान के सुझाव भी, हम उसमें एक पेटी रखी, हमने किसान के सुझाव भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान का मेरे का दुख क्या है, उसको पीड़ा क्या है, उसके सुझाव क्या है। और मैं जानता हूं किसान का अनुभव, जीवन भर खेती करता है, उसके अनुभव से बड़ा किसी का अनुभव है क्या है? आप जानते हैं सरसों बोते हैं तो एक अंगुली पर इतना बीज डलना चाहिए, कहते हैं कि नहीं इतना ही डलता है ना? सरसों की बुवाई होती है कि नहीं होती आपके यहां? इतना ही डालते हैं ना, एक अंगुल। किसान वाला बता रहा हूं मैं, इंची नहीं बता रहा हूं मैं, अंगुल तो बता रहा हूं एक। अगर गेहूं डालेंगे तो 2 अंगुल पे आ जाइए, यही है ना? चना है तो तीसरी पर पहुंच जाइए, यही बुवाई होती है। आप अगर गेहूं के खेत को देखेंगे, जब फरवरी मार्च का महीना आता है, मार्च में, फरवरी के अंत में, मार्च के पहले वीक में गेहूं कटता है कि नहीं कटता है? तो जब गेहूं आता है तो जाते हैं देखने, तो सुबह जाते हैं तो हरा दिखता है, और शाम को देखते हैं तो ऐसा है कि लाभ नहीं आ गया। यही है ना काका? अंदर है ना? ऐसा ही होता है ना? तो हमें हमारे किसान का जो अनुभव होता है, हमारा किसान जिस तरह से काम करता है, उसको उसी तरह से उसका लाभ मिलना चाहिए। अब आपसे मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि आपके यहां पानी है, कई जगह पानी है, कई जगह थोड़ी कमी है, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, हम फव्वारे सिस्टम पर क्यों नहीं जाते? हमें पानी की बचत करनी है, आगे आने पीढ़ी को भी पानी चाहिए, आपको भी अगली फसल के लिए पानी चाहिए, तो हम क्यों ना फव्वारे सिस्टम पर चले। हम भाई गेहूं की जड़ इतनी होती है, ज्यादा तो नहीं होती है, सरसों की चलो थोड़ी गहरी जाती है, तो एक पानी से हो जाती है कि नहीं होती है? वो एक ही पानी देना पड़ता है ना सरसों में? कितने पानी देते हैं? और 2 तो कोई जिसमें पानी की ज्यादा व्यवस्था है वो देता है, जिसमें पानी की व्यवस्था है वो 2 देता है, बाकी का एक ही में बो जाती है। और कभी कभी 2 पानी देते हैं तो पूजन कम बैठती है सरसों में। अगर 1-2 पानी दे दिए और थोड़ी सी बारिश हो गई, तो जब तक वो आती है, जब तक तो उसमें वो ही हो जाता है, लाख की लाख ज्यादा वो बढ़ जाती है, पूजन नहीं आता है। अरे मैंने तो पूरी खेती करी है, मेरे को एक एक चीज पता है। अरे एक पानी देते हैं, थोड़ा मिट्टी कठोर होती चली जाती है, नीचे से वो पानी मिलता है तो दाना उसका मोटा होता है, और अगर लैब पर जाएंगे तो उसका लैब भी 44 को 45 को क्रॉस कर जाएगा। 2 पानी दे दिए तो 40 पे ही रह जाएगा। यहां लॉस भी गया और वहां लॉस भी गया। यहां तो पानी दिया तो तेल भी भुका, क्योंकि कई इंजन से देते हैं, कई बिजली से देते हैं। लेकिन वहां अगर तुमने 2 पानी दे दिए तो लैब में 40 ही आएगा।
100-150 रुपए की वहां चली जाएगी। और अगर आपका पानी एक दिया तो 44 को क्रॉस कर देगा, वहां इतना 100-150 रुपए आपका वहां भाव में बढ़ जाएगा। तो मैं तो जानता हूं, मेरे को तो पता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फायदे की खेती कौन सी है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे तो एक अच्छा संदेश हमारा जाएगा। लगातार हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए, मैंने जैसे ड्रिप सिस्टम के लिए कहा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाना है। और हमारे जो युवा हैं उनसे विशेष करके मैं कहूंगा 2-3 बात। युवाओं से मैं 2-3 बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वो आधुनिक खेती करें। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने खेती की थी, मैं कॉलेज के जाने के बाद जब मैंने खेती की तो मैंने बराबर कई वो किए। क्योंकि एक बार मैंने सोयाबीन बो दिया, एक बार मैंने आलू बो दिया, एक बार सूरजमुखी बो दिया, अलग अलग खेती की। और जब अच्छी खेती जो होने लग गई, लोगों में उसकी धारणा बदल गई, लोग उसी को करने लगे, आज भी कर रहे हैं। तो हमको कौन सी खेती में बचत होती है उस खेती को हमें करना चाहिए। कम पानी वाली खेती हो उसको हमें करना चाहिए, उस पर भी हम ध्यान दें। हम लगातार आपको ब्याज मुक्त ऋण भी हम किसान को दे रहे हैं, बिजली भी हम फ्री दे रहे हैं, फसल बीमा भी हम आपका कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरे देश में कहीं नहीं है 150 रुपए गेहूं पर बोनस हमारी सरकार आपको दे रही है। अब आप बताइए, गेहूं तो खूब होता है ना आपके यहां? गेहूं खूब होता है। 100 मन गेहूं किसके पास हुआ है? हाथ खड़ा करें किसान। 100 मन वाले तो बहुत हो गए। तो आप बताइए 40 कुंटल हो गए, 40 कुंटल पर अगर 150 रुपए मिल गए तो कितने का फायदा हो गया? अब गई 3 सम्मान निधि आ गई आपकी, आई कि नहीं आई? बताओ, कभी किसी ने दिया इतना? दिया क्या? ये मैं आपसे कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़े। और आप इसके माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक आए, कृषि वैज्ञानिक आए, वो आपके यहां आएंगे, हर गांव में वो जाएंगे, उसके लिए हमें काम करना है। एक हमने अभी 19 मार्च को जो हमारा राजस्थान दिवस था, उससे हमने एक अभियान चलाया है। अब वो अभियान चलाया है हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास, नगर निकाय में बाढ़ और ग्राम पंचायत में ग्राम। क्योंकि 3-4 हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव 3 गांव बड़ा है तो 1 गांव होता है, बाकी ग्राम पंचायत में 4-5-3 गांव होते हैं। तो उस ग्राम का हमें पूरी तरह से उसका रोड मैप बनाना है। उस गांव में क्या आवश्यकता है, पंचायत में क्या आवश्यकता है, वहां पानी के क्या सुविधा है, तालाब कैसा है, वहां पानी बह करके जाता है, उस पानी को कैसे हमें रोकना है, हमारी मेड़बंदी मां कैसी है, उसे भी देखना है। हमारे मां का आर्थिक रूप से क्या पैदा होता है तो मां उसको और यूनिट को बढ़ा करके हम आगे काम कर सके, ये भी हमें देखना है। हम उसको पूरा शिक्षा से, चिकित्सा से उसको कैसे ठीक करें, आने वाले समय में मां कितनी आवश्यकता है, मां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, पीएचसी की आवश्यकता है, सीएचसी की आवश्यकता है। सबके नॉर्म अलग अलग होते हैं, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो आने वाले समय में यहां क्या आवश्यकता होगी, हमें उसको भी आंकलन उसमें कर रहे हैं। हम शिक्षा की स्तर क्या है, वहां हमारी बेटियों के लिए दिक्कत तो नहीं है, उस पर कैसे ध्यान देना है। बिजली, पानी, सड़क की क्या स्थिति है, वो उसमें आएगा। रोड की, नाली की, खरंजा की क्या स्थिति है, उसको हमें देखना पड़ेगा। वहां का पर्यावरण कैसा है, जिससे पर्यावरण की भी दिक्कत होती है। तो पर्यावरण ठीक प्रकार से होना चाहिए, तो वहां कितने वृक्ष लगने चाहिए, किसान को फलदार से लेकर छायादार, फूलदार कितने वृक्ष लगाने चाहिए। आपको फायदा है उससे, तो आपको सोलर लेना चाहिए पीएम कुसुम के माध्यम से। सोलर के माध्यम से किसान अन्नदाता तो बने लेकिन ऊर्जादाता भी बने।
क्योंकि हमारी ग्रिड में वो आ जाता है। हमारी ग्रिड में आ जाता है तो किसान को हमारी सरकार पैसा देती है और उस पर लगाने पर अनुदान देती है। अगर आप ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, काम में नहीं ले पाते हैं, तो सरकार आपको पैसा देती है। तो हमारा किसान हर दृष्टि से, चाहे वो सौर ऊर्जा से हो, चाहे किसानियत से हो, कैसे भी हो, हमारा किसान समृद्ध हो। लगातार हम उसके लिए काम करते हैं। किसान और पशुपालन का मेल है। किसान की अर्थव्यवस्था में ठीक प्रकार से अगर कोई सहायक है तो हमारा पशुपालन है। अब से नहीं है, सदियों से है। पशुपालन हमारा आधार है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हमारे घर में पशु होंगे 5, 7, 10, अब कम रखने लग गए। 20, 25, 50 पशु होते थे। 10, 20 गाय, 10, 20 भैंसें। बैल से खेती होती थी तो बैल भी होते थे। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, पशुपालन हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और इसलिए हम लगातार हमारे पशुपालक के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड तो दिया, लेकिन हमने आकर के गौपालक कार्ड दिया, वो भी बिना ब्याज के 1 लाख रुपए, बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं हम गौपालक कार्ड के माध्यम से। और अब हमने उसको बढ़ा करके, हमसे कई ने कहा कि साहब 1 लाख में गाय भी नहीं आती है, भैंस भी नहीं आती है। मैंने कितने में आती है? किसानों से पूछा मैंने, जब मेरा बजट आया था, बजट से पहले जब मैंने किसानों से पूछा कि साहब 1 लाख है, इसको साहब 10-20 हजार रुपए इसको बढ़ा दो। अरे मैंने कहा कितने में आ जाएगी गाय भैंस, ये तो बता दो बढ़िया वाली। साहब 1.25 लाख में आ जाएगी। तो मैंने 1.5 लाख रुपए कर दिए। हमने 1.5 लाख रुपए बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए। एक बात मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि साहब किसान का पशु बीमार होता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। मैंने कहा ये बात सही कहा आपने, क्योंकि आजकल 1 लाख, 1.25 लाख का गाय भैंस आती है। अगर बीमार होगा तो किसान तो बीमार, चिंता तो लगेगी नहीं लगेगी किसान को। हमने कहा इसके लिए हमने मोबाइल यूनिट बना करके हमने घर घर हमारी बहन जाए और हमारे किसान की गाय भैंस का इलाज करके आए। इसलिए हमने मोबाइल उसका बहन का हमने प्रचार किया है। उसको लेके आए, डॉक्टर अपने आप आएगा, फोन करोगे आपके पास पहुंचेगा, वो आपका इलाज करेगा। हम जानते हैं कि किसान के पास अपना साधन तो है नहीं। किसान अगर गाय भैंस को दिखाने जाएगा तो दूसरा साधन करेगा। पड़ोसी के वहां कौन सी आती है? 407 आती है। कौन सा आता है? हाथी आता है। कौन सा आता है वो? 407 छोटा और आता है, उसको क्या कहते हैं? पिकअप। अगर उसको पिकअप को लेके आएगा पड़ोसी से, कहीं दूसरे गांव में होगा, उस गांव में होगा, तो वो कहेगा नहीं साहब मैं तो 1,500 रुपए से कम नहीं लूंगा। कहता है कि नहीं कहता है? 1000 रुपए लूंगा। अरे कहता है काका, यही कहता है ना। तो हमने कहा भाई 1000 रुपए किसान के चले गए तो फिर किसान को फायदा क्या हुआ? हमने कहा इसलिए मोबाइल वैन लगा दीजिए जिससे कि वो ही आए वहां और घर पे ही इलाज करके जाए। ये हम किसान को फायदा दे रहे हैं। किसान का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो। फसल बीमा का भी हो रहा है तो पशु बीमा भी हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब भाई 40,000, 50,000, 60,000 की मोटरसाइकिल का होता है, हमारे किसान की 1.5 लाख की भैंस का बीमा नहीं हो, गाय का बीमा नहीं हो, तो ये लगता है अच्छा आपको? हमारे किसान के पास तो गाय भैंस ही है ना, तो उसका बीमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका बीमा हम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान, हमारा पशुपालक कैसे मजबूत हो, उसके जीवन में बदलाव कैसे आए। ये मेरे भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मेरा कोई भी पड़ोसी हो, मेरे गांव का हो, मेरा मल्ले वाला हो, किसान को हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना यही है कि जो हमारी ऊपर से योजना है वो नीचे धरातल पर किसान के घर तक पहुंचे। इसलिए ग्राम विकास रथ, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके गांव गांव में ये रथ आ रहे हैं। और कई लोग तो देख कहते हैं क्या है, पता नहीं क्या है, देखते हैं और अरे भाई उसकी योजना, उसमें पेपर पड़े हैं, लिफलेट हैं, उसमें योजनाओं के नाम है, उसमें योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। अरे आपको नहीं है, लेकिन आपके किसी चाचा को, काका को, ताऊ को, पड़ोसी को, किसी को जो आवश्यकता है उनको दिखाइए, उनको लेके जाइए, उनको उसके जीवन में बदलाव आए।
और भाई देखो, एहसान है किसी पे कर दो जीवन भर नहीं भूलता है आदमी, और सारी चीज को भूल जाता है। वो जीवन भर याद करेगा मेरा ऐसे ऐसे हुआ था, उस भाई ने मेरे को इसका लाभ दिलाया था, वो फलाना था, फलाने का लड़का था, फलाने के पिताजी थे, उन्होंने मेरे से कहा और जब मेरे को फॉर्म भरवाया और मेरे को ये लाभ दिलवाया। और इसको भी क्यों चूक रहे हो भाई? विशेषकर मैं पढ़े लिखे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, तो आप पढ़े, आप जाइए, इन योजना को लीजिए, एक दिन निकलिए, 2 घंटे का समय निकालिए। अगर 4 लोगों को, 2 लोगों को आपने फायदा दे दिया तो आपका वो जीवन भर दे करेगा आपकी। हमारी सरकार लगातार कह रही है, सरकारी योजना को दे रही है, लगातार कर रही है, लेकिन किसान तक पहुंचे, वो उसका लाभ मिले। इसी तरह से हम, इलाज भी फ्री है, मां योजना में इलाज फ्री हो रहा है। तो आप जाएं पड़ोस में प्राइवेट पे जाकर के ले जाते हैं, प्राइवेट में जाइए कराइए। अरे भाई, सरकार में फ्री इलाज मिल रहा है। अब तो हमने यहां भी बात छोड़ी है। श्रीचंद जी कह रहे हैं साहब हमारे लोग तो ज्यादातर अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, इंदौर में जाते हैं, सीपी जी कहते हैं यहां से जाते हैं, यहां से जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको लाभ नहीं मिलता है। अरे हमने वो भी कर दिया, आप कहीं इलाज कराओ वहीं पैसा मिलेगा आपको, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। हम चाहते हैं दिल से, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं दिल से। मेरे भाइयों, मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, आज की किसान चौपाल का मुख्य रूप से यह है। मेरे युवा भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा, माता पिताजी की तुम उम्मीद हो, माता पिता की उम्मीद हो, समय को वैसे ही मत निकालिए, क्योंकि माता पिता आप पर बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठे, हमारे युवा भाइयों पर। आपको पढ़ाया लिखाया, उन्होंने दुख पाया, और आप भी अपने बच्चों के लिए दुख पाओगे, क्योंकि आपको नहीं आएगा कहीं से, फिर भी लेकर के आओगे। मैं इसलिए युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं, तुम राष्ट्र की आशा हो, किरण हो, माता पिता की आशा हो। आप उनको पूरी तरह से, जिस विश्वास के साथ माता पिता ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, पाला है, पोसा है, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए किया है। उनके जीवन में बदलाव लाइए, एक गारंटी मैं आपको देकर के जा रहा हूं। आप मेहनत करिए, पढ़िए, कोई किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा। आप मेहनत करेंगे, हमारी सरकार जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे आपको। ऐसे ही नहीं है, हम गरीब के दर्द को जानते हैं, हम किसान के दर्द को जानते हैं, हम युवा के दर्द को जानते हैं। जब वो 25 साल का, 26 साल का जवान होता है, घर वाले उसी दिन से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरे सहारा बनेगा, मेरे काम आएगा, आकर के मेरे जीवन में खुशहाली लाएगा। मेरे भाइयों, उस माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत में जुट जाइए। हमने कहा कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट जॉब देंगे, और आप देख रहे हैं अब 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। छोटा मोटा उद्योग लगा लीजिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार आपको देगी। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, आप उसमें लगाइए, लगा करके कहां लगाना चाहते हैं वो काम भी करिए। इसके साथ साथ हम युवा नीति भी लेकर के आए हैं। आपने देखा, वर्षों से सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस के लोग, भाई, चाचा, काका, ताऊ, बाबा, वही लोग थे सहकारिता में, थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? सदस्यता भी नहीं खोलते थे। हमने हर पंचायत में सहकारिता की समिति बना रहे हैं, जिससे कि 10 लाख लोग हमारे सदस्य हमने पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार बने, नहीं 1000-2000 बन के रह जाते थे। उससे जुड़िए, सहकारिता में आइए। आपने देखा, मैंने कहा कि पशुपालन भी किसान का आर्थिक रूप से समृद्ध करता है। वो इसलिए करता है कि हमारे यहां देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश है तो वो राजस्थान है। और पहली बार हमारी डेयरी में बचत हुई है। कांग्रेस के लोग रहते थे उसमें डेयरी में बचत ही नहीं होती, लॉस। गर्मी आती थी तो और बंद कर देते थे कि दूध ही नहीं है।
50,000 नए मेंबर जोड़े डेयरी में, चुनाव होंगे, 2000 नई वो बनेंगे पैक्स, 2000 नए पैक्स बनेंगे, और जो जितनी डेयरी है उनको हमने डबल कर दिया। जहां पहले 1.5 लाख दूध आता था उनके 3 लाख कर दिया, 50,000 आता था 1 लाख कर दिया, 1 लाख आता था वहां 2 लाख कर दिया। अभी तक 45,000 बैठिए 45 लाख लीटर दूध हम दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में 65 लाख लीटर दूध करेंगे, आने वाले समय में 85 लाख करेंगे। क्यों? हमारे यहां 95 लाख 1 करोड़ लीटर दूध पैदा हमारे यहां होता है, उसमें मजबूती आए। ये किसान का संबंध है डेयरी से, और डेयरी खोलेंगे तो उसको कौन चलाएगा? 2000 डेयरी खोलेंगे, गाड़ी भी चाहिए, दूध लेने वाला भी चाहिए, डेयरी को दूध पहुंचाने वाला भी चाहिए। फिर हमने ये कहा है कि जहां हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारे ऐसे स्थान हैं, वहां डेयरी के हमारे दुकानें भी खुलनी चाहिए। दुकानें खुलेंगी तो उससे भी हमारा युवाओं को रोजगार मिलेगा। अभी राजीव का की बहनें थी, वो देख रहे थे लखपति दीदी बन रही हैं, यही बहुत सारी काफी बैठी थी, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। ऐसे ही हमारे किसानों के जीवन में बदलाव आना चाहिए। मेरे भाइयों, आज की ये चौपाल आपके लिए इसीलिए है कि हम हमारी सोच में परिवर्तन लाएं, हम विकास के पथ पर चलें, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा किसान आगे बढ़े, दुनिया में अपना नाम रोशन करे। हमने उन किसानों की सूची बनाई जो उन्नत किसान हैं, उन्नत पशुपालक हैं, ऑर्गेनाइज खेती करते हैं, अच्छे फल जो पैदा करते हैं, अच्छी सब्जी पैदा करते हैं। हमने कई ग्रुप बना दिए उनके, जैसे उनको देखे लोग आगे बढ़े। खेती में अगर हम आज के तरीके से खेती करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो लॉस नहीं जाएगा। पानी की भी बचत करेंगे, खाद भी कम डालेंगे, फसल उससे ज्यादा लेंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम कैसे हमारे किसान को समृद्ध बनाएं, आर्थिक रूप से मजबूत करें। आने वाले, क्योंकि जोत छोटी होती जा रही है, 100, 200, 300 बीघे जमीन नहीं है, 20, 25, 30, 40, 50, 4, 5 बीघा है। इसलिए मैंने पिछले बजट में, मुझे पता था कि हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ भी है, सलूमर भी है, और भी हमारे सिरोही है, जहां छोटी छोटी जोत है। हमने कहा कि हमारा किसान अपनी खेती स्वयं कर ले, नहीं तो वो ट्रैक्टर वाले के बाद 4 बार तो चक्कर लगाता है। छोटा खेत है तो वो आता ही नहीं, अरे मैं कहां जाऊं तेरे को, मेरे को काम करने दे, नहीं जाता हूं, बताया ना मुझे। तो वो किसान के पास जाए, मैंने कहा तुम 30,000 रुपए साल हमने बैलों की खेती के लिए कर दिया, कि 30,000 रुपए हमारी सरकार देगी, आप बैल लीजिए, खेती करिए, कम से कम समय पे उसका बुवाई हो जाए, जुताई हो जाए। छोटी खेत है तो 5, 10 बीघे, 15 बीघे खेत तक तो आराम से बैल से कर सकता है, और उसमें भी वो चारा जितना खिलाएगा उतना खाद पैदा हो जाएगा, डबल फायदा करेगा, ऑर्गेनाइज खेती होगी, महंगी बिकेगी। तो उसके लिए हम पैसा दे रहे हैं। गोबर जैसे अगर वो उसके यहां गाय भैंस का गोबर होता है तो गोबर गैस के लिए हम अनुदान दे रहे हैं, सोलर के लिए अनुदान दे रहे हैं, अगर आप वृक्ष लगाओगे उसके लिए अनुदान दे रहे हैं। क्या फसल आप बोना चाहते हो उसके लिए हम हर फसल के लिए आपको पैसा से सहयोग कर रहे हैं। और जिसमें नहीं है उसमें हम बताइए ना, हमें क्या करना है। लेकिन हमारा किसान समृद्ध होना चाहिए। किसी किसान को देख लो जाके, क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है साहब, यही कहते हैं ना, अरे कुछ नहीं, हम जमींदार हैं, खेती वाले हैं। और पहले समय में खेती का स्थान पहले नंबर पर था। प्रथम खेती, द्वितीय चाकरी, नहीं द्वितीय व्यापार, तीसरे नंबर चाकरी यानी नौकरी। लेकिन परिवर्तन हुआ,
दूसरा नंबर तो वही है व्यापारी तो दूसरे नंबर पर, लेकिन जो खेती वाला उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी। अब वो चाकरी की जगह पर किसान पहुंच गया, चाकरी सबसे ऊपर आ गई कि नहीं आ गई? नौकरी सबसे पहले आ गई। हर आदमी चाहता है नौकरी करनी है। अरे नौकरी में क्या मिलेगा, थोड़ा सा लग जाएगा, 10 लोगों को नौकरी देगा। इस बात को भी निकाल दीजिए, हर आदमी साहब नौकरी सरकारी वो भी चाहिए। अरे जितनी है उतनी हम दे रहे हैं, लेकिन तुम ब्रेन है आपके अंदर, टैलेंट है आप 10 लोगों को 5 लोगों को नौकरी दीजिए ना, उसी में से दीजिए। कोई ना कोई आपकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, कोई नया काम खोलिए। अभी एक मैं जोधपुर में गया था, एक बेटी मिल गई मेरे को, वो भी 21 साल की। बोले 16 साल की जब मैं थी तो मैंने मेरा कॉफी का प्रोडक्ट चालू किया। मैं इसको कई जगह बताता हूं। उसने कहा कि मैंने 10,000 से 15,000 से ये मेरा काम चालू किया था कॉफी बनाने का, और आज उसने बोला मेरे को 6 साल हो गए, मैं 6 करोड़ रुपए की रिटर्न भरती हूं। टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का है उसका, रिटर्न नहीं, टर्नओवर 6 करोड़ रुपए का है। उस बेटी को मैंने जयपुर बुलाया। मैंने महिलाओं के उसमें समूह में कहा कि देखो ये बेटी है, 21 साल की है, 6 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अरे आप करके तो देखो, आगे बढ़ के देखो, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, झिझक करने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी हमारे यही कहते हैं कि किसान का बेटा हमारा नौकरी देने वाला बने, मजबूती से काम करे, टैलेंट है उसके अंदर, अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से वो नौकरी देने वाला बनेगा। मेरे भाइयों, आज की इस किसान चौपाल में आपके भी विचार मुझे सुनने हैं, आपकी भी बात आनी है। आपके जो विचार आएंगे उनको भी हम सुनेंगे। पहले हम कृषकों की सुनेंगे, फिर पशुपालकों की सुनेंगे, फिर हम कुछ युवाओं से जो प्रतिभागी हैं उनसे भी बात करेंगे। अब मैं मांगीलाल जी जड़वा, कुर्सी लगाई भैया। और इनका नोट करते जाइए कलेक्टर साहब, ये जो बात कहें उसको नोट करिए। बैठिए मांगीलाल जी। दे रही है। तीसरी, अभी मतलब हर चीज में कृषि विभाग अनुदान दे रहा है। मैंने कृषि विभाग के नेतृत्व में मतलब मैं 20 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, रसायन मुक्त, कोई रसायन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और उसमें नवाचार भी करता हूँ, और हमेशा कोई न कोई नया प्रयोग करता रहता हूँ। इस नवाचार के लिए मेरे को कृषि विभाग आत्मा योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर पुरस्कार भी मिला था, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है अभी, राष्ट्रीय प्राकृतिक जैविक खेती BRC, तो उस BRC में भी मेरा चयन हुआ है। मैंने अपने खेत पर BRC सेंटर खोला है, और सारी दवाइयाँ वगैरह जो है मैं अपने खेत पर ही बना रहा हूँ, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि प्राकृतिक खेती पर जो आपके विचार रखे हैं, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, अगर किसान उसे पूरी ईमानदारी से करे तो उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि मान्यवर मैंने जो ये पपीते के पौधे लगाते हैं किसान, कंपनी वाले जो डेयरी नर्सरी वाले आते हैं वो बोलते हैं कि एक पौधा 30 किलो से 80 किलो तक फल देगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि वायरस मुक्त होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने एक पपीते के पौधे से 3 क्विंटल पपीते लिए। और टमाटर का जो पौधा था, जब कोरोना काल था उस समय की बात कर रहा हूं, मैंने पूरी तरह से जैविक किया था श्रीमान जी। उस समय एक कंपनी का टमाटर लगाया था मैंने, कंपनी वाले ने बोला था कि एक पौधा 18 से 20 किलो फल देगा। उस समय मैंने 5 आरी से 300 साढ़े 300 क्विंटल टमाटर तो तोड़ के बेचे।
फिर कोरोना काल आ गया था, तो उसमें क्या सरकार के द्वारा जो राम रसोड़े वगैरह चल रहे थे, भोजनशालाएं चल रही थी, उनमें मैंने वो टमाटर कम से कम 200-300 क्विंटल आसपास की भोजनशाला में भेज दिए और एक टमाटर के पौधे से मैंने 60 किलो टमाटर लिए। ये प्राकृतिक खेती का चमत्कार है। मान्यवर, आज हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। मैं खुद शुगर का पेशेंट रहा हूं, मेरी शुगर 550 आई थी, लेकिन मैंने प्राकृतिक तरीके से ये पत्तियों का जूस वगैरह, काढ़ा वगैरह पी करके उससे अपनी शुगर को कंट्रोल किया और नियंत्रण किया। इसी प्रकार से हम जो ये दवाई है, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि कुछ दवाइयां इतनी विषैली है जो लंबी अवधि तक सब्जियों पर अपना असर करती है। कुछ कंपनियां तो यहां तक कहती है कि 40 दिन तक इसका असर रहेगा। अब 40 दिन में श्रीमान जी तुड़ई होती है 10, और 10 तुड़ई में बराबर जहर की मात्रा आती है, और जो हमारे मतलब हमारे परिवार में भी खाने को आती है और बाहर में जो उपभोक्ता है उनको भी खाने के लिए मिलती है। यही निवेदन करूंगा कि इन कंपनियों के जो मापदंड है वो तय किए जाए और जहर की जो मात्रा है उसको कम किया जाए। बहुत अच्छा साहब, आपने अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू साहब। गुलाब चंद जी धाकड़ साहब, गुलाब चंद जी, मोतीपुरा। गंगेश्वर महादेव की इस पावन धरा पर आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन। मैं गुलाबचंद धाकड़ सन ऑफ मन्नालाल जी धाकड़, निवासी मोतीपुरा। मैंने कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित PKVY योजना के अंतर्गत जैविक खेती जो केंचुआ खाद होती है उसका जो इकाई यूनिट लगाई है, उसमें मुझे अनुदान के रूप में 4,000 रुपये भी प्राप्त हुए हैं। और मैं निरंतर अब हमारे यहाँ क्योंकि अफीम और लहसुन प्याज की खेती अधिक होती है, मिर्ची की खेती भी अधिक होती है, तो उसमें अच्छा फायदा मिलता है। और धीरे धीरे जो रासायनिक उर्वरक है वो कम करके और इस और ज्यादा ध्यान देने के लिए हमने ये यूनिट लगाई है और काफी हमें सहायता मिल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और किसानों के लिए जैसे कहा गया है कि ए लेमन इन ए डे कीप अवे ए डॉक्टर, जैसे एक नींबू का रोज दिन का सेवन डॉक्टर को दूर रखता है, उसी प्रकार जैविक खेती में अभी हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि केंचुआ खाद होती है तो उसमें नमी रहना भी मतलब जरूरी होता है। छोटी छोटी चीजों की ध्यान रखना पड़ता है। अगर केंचुआ अगर नमी नहीं हो तो केंचुआ मर जाते हैं, तो उसमें मतलब कि इसको मेहनत करने की जरूरत है, तो ये लाभ का सौदा साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा मोतीलाल जी। गुलाब चंद जी। अभी प्रकाश चंद जी जलोदा, आइए। देखिए युवा किसान है हमारे। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे कृषि विभाग में हमने आवेदन करवाया था, उसके लिए 48,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई मेरे को रोटावेटर की। ठीक है सर। इसमें अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कृषि यंत्र में बहुत अच्छा। ठीक, चलिए बहुत धन्यवाद आप। आगे सुरेश जी बम्मोरी। आइए सुरेश जी। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी साहब का और श्री चंद जी साहब का और CP साहब का, आप हमारे गांव में पधारे और रात्रि विश्राम किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे अभी एक तो PVC पाइपलाइन में 15,000 की सब्सिडी आई इस साल, और 21 तारीख को भी 1,16,400 रुपए की कृषि बीमा योजना में सहायता मिली। और सर अभी थोड़ा सा ये गेहूं ऑनलाइन करवा रखे हैं, उसमें देरी हो रही है साहब तुलाई में। उसमें 10 तारीख का मेरा नंबर था, अभी तक नंबर नहीं आया साहब तुलाई में। आ जाएगा ऑनलाइन। इसलिए है कि आप जानते हैं क्यों है, सभी को पता है किसानों को, मैं किसान हूं इसलिए मैं जानता हूं ऑनलाइन क्यों है, ये आप सभी जानते हैं। जल्दी आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है।
सर एक हमारे स्कूल में ये कृषि संकाय खुल जाए तो अच्छा ही रहेगा सर, हम एग्रीकल्चर में। अभी एक आई है ना विज्ञान संकाय हमने सर खोला वो है। तो आपने घोषणा कर दी, वो ये भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा सर, आपका हब्बा रहेगा। चलिए चलिए, एक होने अरे दीजिए, साहब, उसके बाद उसको भी एक करेंगे। के साथ दोनों हो जाएगी साहब की। चलिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है। नहीं, देखिए ये अच्छी बात है, जब वो खेती करते हैं तो इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि कृषि विज्ञान से कितना हमें लाभ है, और उन्होंने इसीलिए उसकी मांग की है। ये सार्वजनिक मांग है, सबके लिए है, इसलिए मैं बधाई देता हूं हमारे सुरेश जी को। सुरेश जी है ना, हाँ सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए, कन्हैया लाल जी। सर मेरा नाम कन्हैयालाल ताकड़ है, मैं गांव रघुनाथपुरा का हूं। मुझे कृषि विभाग द्वारा तारबंदी में 40,000 रुपये की स्वीकृति हुई। ये पहले हमारे आवारा पशु घुस जाते थे, उससे हमें अब बहुत लाभ होने लगे है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। मैं अब आपको एक लास्ट में बताऊंगा मैं कि कृषि के क्षेत्र में हमने 2 साल में किसके क्षेत्र में कितना काम किया, ये बात मैं बताऊंगा मैं आपको। उन्होंने तारबंदी वाला कहकर के मेरे को ध्यान दिलाया है, हमने कितनी तारबंदी राजस्थान के अंदर कराई है। आगे चलिए, हमारा है भाई नातू सिंह जी। नातू सिंह जी कहाँ हैं? हाँ, सर पर वजन ढोते हो क्या? अच्छा, हाथ में क्या हो गया? माई के साहब, अच्छा अच्छा, चलिए साहब बताइए मैंने साहब। आवेदन किया फॉर्म बॉन्ड के लिए, मेरे को 63,000 रुपए मिले और उसमें मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मैंने 40 फीट नया कुआं खोदाया एलटी से, 2 घंटा मोटर चली उसी जगह पे 40 फीट पे। और मैं सर ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस ट्राइबल एरिया में, ये अपने योजना नहीं है प्रतापगढ़ में, लेकिन इस ट्राइबल एरिया में कुएं खोदने का आप ये करवाइए साहब। छोटी साड़ी तहसील में नहीं है साहब, प्रतापगढ़ में है, इसलिए इसमें आप करवाइए। बताइए, एक बार ध्यान दिलाइए, क्या है? कलेक्टर नोट कर ले। कुआं खुदवाने के कुआं लिए खोदवाने का सब्सिडी, नहीं, सब्सिडी छोटी कुआं साड़ी खुदवाने के लिए छोटी मिलती है साड़ी कई जगह। छोटी जहाँ साड़ी पानी का वो होता है गहरा करने के लिए उसकी सब्सिडी देती है सरकार। सब्सिडी तो नहीं। उसमें चिन्हित है कि कहाँ कहाँ ऐसी आवश्यकता हो। प्रतापगढ़ में छोटी ठीक है। साड़ी नहीं है सर ये। ठीक है, अच्छी बात। राम सर। सीताराम जी धाकड़। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सीताराम धाकड़ राजपुरा। सर एक युवा किसान हूँ और मैंने उद्यान विभाग से सर अपने इसमें अपने तकनीकी खेती में मुझे पोली हाउस का सर पिछले साल स्वीकृति मिली थी। उसमें मुझे लाभ मिला है सर करीब 17 लाख रुपए का विभाग से सर। बहुत अच्छा। और जो फार्मर शेयर है सर किसान हिस्सा राशि की, वो करीब 5,000 रुपए की थी। और मैंने सर इस वर्ष में मैंने 2 फसल उसमें से ली है। उसमें से करीब सर मेरी लागत जो थी 5 लाख रुपए, वो दोनों आराम से निकल चुकी है। और अब जो मैं अब फसल ले रहा हूँ आगे, वो पूरी तरह से मेरा शुद्ध लाभ है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गवर्नमेंट की इस योजना का मुझे बहुत ही अच्छा लाभ मिला सर। और मैं एक बात ये भी करना चाहूंगा सर, जो युवा है, युवा किसान है, जो सब आगे खेती तो मैं सर कर नहीं रहे हैं, तो वो एक तकनीकी खेती के रूप में देख रहे हैं सब युवा किसान के, कोई तकनीकी खेती आगे बढ़े। तो सर इस खेती में थोड़ा और विस्तार हो जाएगा हमारे क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जिले में। 5 लाख का फायदा एक ही साल में हो गया, इससे बड़ी तकनीकी खेती कौन सी होगी ये बताइए आप। सर है कि नहीं है, आप बताइए। हैं? अभी आपने कहा है ना कि मेरा 5 लाख लगा, वो मेरा एक बार में मेरा आ गया,
और अब जो मेरी खेती होगी तो 5 लाख से कम तो होनी नहीं है, जी सर। उससे ज्यादा ही होनी है। तो इससे तकनीकी और बढ़िया क्या होगी, ये बताओ आप सभी को। सर थोड़ा ये तकनीकी है। सर इस तकनीक में तो मैं थोड़ा विस्तार हो जाए सर। पूरा युवा इस क्षेत्र का इसी में देख रहा है सर कि पोली हाउस खेती करे, संरक्षित खेती करे। और एक सर मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो क्षेत्र है छोटी सादड़ी बम्बोरी क्षेत्र, ये हमारे जिले से थोड़ा 60 किलोमीटर के लगभग दूरी पे है। तो हमारा क्षेत्र छोटी सादड़ी में सर उद्यान विभाग की पोस्ट नहीं है सर। तो एक आप थोड़ा घाती वाती एक AA कृषि पर्यवेक्षक की या AA की पोस्ट सर तुरंत करवा दे तो बहुत ही चलिए, ये किसानों को हो लाभ जाए, मिलेगा करा सर। नोट कर लें, कलेक्टर जी इसको सर। नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत चलिए आभार। साहब। अब मैं पशुपालकों में लेता हूं श्री गहरी लाल जी। गहरी लाल जी हैं, आइए। सर मेरा नाम दिनेश दणवा है। मैं पिताजी का नाम गहरीलाल जी दणवा है, जिला प्रतापगढ़, तहसील छोटी साड़ी, गांव बम्बोरी। मैंने पशुपालन विभाग में 2 पशुओं का बीमा करवाया। विगत वर्ष भी बीमा था, इस वर्ष भी बीमा है। 2 पशुओं का 28-28 हजार रुपए की 2 भैंसों का बीमा करवाया। मंगला पशु योजना में आपको बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक प्रगतिशील पशुपालक हैं महेश खटीक जी। महेश जी हैं आज। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी महोदय भजनलाल शर्मा जी का मेवाड़ की पवित्र भूमि पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैंने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत 100+5 बकरियों का जो प्रोजेक्ट है उसको जमा करवाया था, वो मेरा स्वीकृत हो चुका है और मेरा काम जोरों से चल रहा है और पशुपालन विभाग और सरकार द्वारा मुझे बहुत कोऑपरेट किया जा रहा है। बहुत अच्छा। देखिए पशुपालन आज थोड़ा सा उसको देखते हैं, लेकिन पशुपालन हमारे किसान का एक आर्थिक समृद्धि का मार्ग है और हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप मैं भी पशुपालक हूं, किसान तो हूं ही लेकिन पशुपालक हूं। मेरे सीएम हाउस में भी मेरे पास गाय रहती हैं, क्योंकि किसान को कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पशुपालन बिना रह सके। तो हम सबको इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। गाय रख करके उसका दूध भी, घी भी, उसका पनीर भी, छाछ, दही सब मिलता है घर में, तो हमारे बच्चों की भी सेहत उससे अच्छी होती है। तो पशुपालन तो हमें करना ही चाहिए। अभी मैं बुला रहा हूं अशोक धाकड़ जी। सर नमस्कार, अशोक धाकड़ नाम है मेरा सर। गांव हड़मदे जागीर का रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम सीताराम जी धाकड़ है। मैं 2-3 साल से पशुपालन करता हूँ। मेरे पास फर्स्ट में 2-3 गायें थी, अभी 20 गायें हैं और बढ़िया मुनाफा है पशुपालन विभाग में। और सर ये मंगला पशु बीमा योजना बहुत अच्छी सुविधा है सर किसानों के लिए। ठीक सर। तो आप 20 गायें आपके पास, यस कितना दूध होता है आपके यहाँ? 50 लीटर एक टाइम का होता है सर। इसमें आधी अलग ज्ञापन है ऐसे। अच्छा हाँ, वो तो फेरती हुई जाती है ना, आधी वो होती है तो आधी दूध वाली होती है, ये तो उसका चलता रहता है। हाँ सर। लेकिन आप ये बताइए मेरे को कि दूध इतना का काम में कैसे लेते हैं उसको? काम में सर निकाल के डेयरी पे देते हैं। डेयरी पे देते हैं? डेयरी कौन सी पे देते हैं? अमूल दूध डेयरी पे देते हैं। अच्छा, वो कितना पैसा देती है? 33.5 रुपए लीटर के देते हैं। और इसमें सरस में कितना है? सरस में सर अनुदान देते हैं, लेकिन फेट सही नहीं निकालते गांव में डेयरी वाला। भैया देख भाई ये क्या है? अरे भैया
अरे सुनिए सहकारिता मंत्री जी, ये देखो भाई ये सर सरस में देते हैं हम 33 रुपए, बोनस समेत लेते हैं, जबकि 33 प्राइवेट वाला वैसे ही ले रहा है हमारा। देखिए उसका मैं बता दूं 33 रुपए लेने वाले का, यही मैं इसीलिए मैंने पूछा है आपको हाँ सर। कि जब गर्मी आती है तो 33 रुपए कर दिया, लेकिन सर्दी और बारिश आती है तो वो कितने रुपए करता है? वैसे ही वो नहीं फिक्स नहीं, रेट है नहीं, सर। नहीं करते, नहीं फिक्स रेट नहीं है, मुझे पता है। ये जो प्राइवेट डेयरी हैं, जब दूध की आवश्यकता होती है तो वो पैसा बढ़ा देती हैं, और जैसे ही दूध की आमद ज्यादा हो जाती है बारिश में, गाय भैंस ज्यादा, क्योंकि आपको पता है सभी सावन के महीने से आषाढ़ में तो गाय भैंस ब्याती हैं, भैंस तो उसी में अधिकतर ब्याती हैं, ये ना काका? यस सर, हाँ सर। आषाढ़ सावन में ज्यादा भैंस ब्याती हैं तो दूध भी उसमें क्या है कि फ्री का होता है, कि चारा चरने चली जाती हैं, जंगल में से चर के आती हैं आराम से, घर पे उसको तो चारा थोड़ा बहुत डालते हैं, नहीं तो वो वही हो गए। तो जब फ्री का होता है, जब ये जो प्राइवेट डेयरी वाले हैं ये सस्ता कर देते हैं, मुझे पता है ये सस्ता कर देते हैं, लेकिन हमारी सरस डेयरी जितना उसका कीमत है उतना ही लेते हैं, और 5 रुपए हम अनुदान देते हैं, अलग से देते हैं। दूध तो उसके हिसाब से डेयरी का पैसा मिलता है, 5 रुपए अलग से अनुदान देते हैं। अगर नहीं है तो इनके गांव में सरस का बूथ खोलिए, और कोई वो नहीं होनी चाहिए सर। एक सरस का बूथ खोल दीजिए, माँ कलेक्टर नोट करें। सर दो डेयरियां थी, एक बंद हो गई और एक चल रही है, और अभी चल जाएगी आपकी, ठीक सर, 2-4 दिन में फिर चल जाएगी, और उसी पे दीजिए दूध, आप सरस पे दूध दीजिए आराम से, और आपको 5 रुपए सरकार अनुदान दे रही है। और अमित जी आप तो करते हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन गाय भैंस का काम आप ये बुजुर्ग मेरे कहेंगे, ज्यादा काम मेरी माता बहनें करती हैं कि नहीं करती? मैं खुद भी करता हूँ सर। नहीं आप करते हैं, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं, इसलिए बधाई दे रहा हूं। तो इसलिए मैंने 5 रुपए बढ़ाए, मुझे पता है वो कैसे दिन रात मेहनत करती हैं, और उसका 5 रुपए का लाभ हम देते हैं उन सभी को। सर जो सरकारी रेट है वो हमारे गांव में किसी को पता ही नहीं है क्या है, वो हम बता देंगे आपको, चार्ट लग जाएगा, पूरा चार्ट लगवा देना, और ये पूरा खुलवा देना। सर हमारे गांव में जो डेयरी के जो दूध देने जाते हैं ना सर, तो उसकी फेड का मुंह भी दूसरी साइड है मशीन का, वो किसान कोई देख नहीं लेता, और वो जो डेयरी बूथ वाला है वो लिख ले सही है। वो नहीं होगा, आपको पूरा मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब की बार हमारी डेयरी में हमने पहली बार, ये बात सही कह रहे हैं, यही स्थिति होती थी पहले, क्योंकि उनका कब्जा था उस पर, कांग्रेसी लोगों का, हमने उसमें किया है। पहली बार हमारी डेयरी मुनाफे में है राजस्थान के अंदर, पहली बार डेयरी हमारी मुनाफे में है, इसलिए आप यहाँ डेयरी खुलेगी और उस पर काम करना, ठीक है? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और सरस में देना। थैंक यू ठीक, चलिए। हाँ ये अब बताइए, बालूराम जी। हेलो सर, गांव हड़मदिया जागीर है हमारा। अच्छा, जहाँ डेयरी है वहाँ पूछ लेंगे आपसे, ग्राम कहाँ? पंचायती हड़मदिया ठीक, जागीर। और हम उसमें आपको ही बना देते हैं प्रमुख, छुट्टी रही आप ही दीजिए, फिर आप ना जो मोड़िए ना जो तकता कर दिए, आप ही हो जाओगे। हाँ किधर भी रखिए हूँ आप, लेकिन आप ऐसा करने मत लग जाना किसानों के साथ, ठीक है ना? इसका नाम लिख लो, रेनिको कर दो वहां। चलिए अब कौन आ गए? बालूराम जी, बालूराम जी है ना? आइए बालूराम जी। देखो ये लग रहे किसान अंगूठा डाल के आराम से, मन प्रसन्न हो गया हमारा। मेरा नाम बालूराम ताकड़ है, मैं गांव रघुनाथपुरा का रहने वाला हूं, और आपने वो मंगला या बीमा किया है, जो अच्छा बीमा है, एक जन आधार पे अच्छा हुआ है। गाय पैसे बीमार हो जाए तो ये दिक्कत नहीं रहे, और लाने की नहीं हो, तो एक जन आधार पे 2 है तो 4 कर दो यूं। फिर ये आपकी संख्या आगे भी बढ़ेगी। नहीं गाय और ले आए यूं, वो तो गोपालक कार्ड दे रहे हैं, आप ले आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात कह रहे हैं। एक अंत में प्रगति पशुपालक है हमारे किशन जी। हेलो, प्रदेश के हाँ, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का मैं श्री गंगेश्वर महादेव की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
मैं एक किसान का बेटा हूँ, साथ ही एक पशुपालक भी हूँ और मेरे घर में 8 से 10 गाय भैंस हैं, जिनका मैं बम्बोरी बस स्टैंड पर ही एक पशुपालक हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं निरंतर उनका स्वास्थ्य लाभ लेता हूँ। और कृत्रिम गर्भाधान में विशेष तौर पर अभी जो पहले क्या होता था सर कि हम जो गर्भाधान करवाते थे कृत्रिम का, उसमें बछड़ा और बछड़ी तो घर पर रख लेते थे, लेकिन जब बछड़ा होता था तो अधिकतर ये किसान और पशुपालक क्या करते हैं कि उनको घर से छोड़ देते थे, तो वो एक आवारा पशुपालक की तरह बार बार सड़क पर या यहीं कहीं पर घूमते फिरते रहते थे, ताकि समस्या भी होती थी, हमको भी होती थी और दूसरों को भी होती थी। तो आपने जो एक इसका एक अच्छा समाधान निकाला, एक कृत्रिम गर्भाधान में एक ऐसा टीका निकाला है जिसमें से 90% बछड़ी ही होगी, बछड़ा नहीं होगा। तो मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपकी बात सही है, लेकिन ये बहुत बड़ा इसका लाभ हुआ है और इसका आप लाभ ले रहे हैं, अच्छी बात है। साथ ही सर मेरा एक और निवेदन है आपसे कि आज की रात आप और मैं, हम आज के एक दिन के लिए पड़ोसी हैं। आपका जहाँ पर ठहराव स्थल है उसके सामने मेरा मकान है, तो निश्चित तौर पर मेरा आपसे स्नेह और अधिक है और आपका भी मेरे प्रति होना चाहिए। और तो बिल्कुल आप अब हमेशा के लिए मेरे पड़ोसी बन गए। जी जी सर, बिल्कुल। मैं तो यही चाहता हूँ सर जीवन भर पड़ोसी रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो मैं समस्त बम्बोरी ग्रामवासियों की तरफ से एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे गांव का हृदय स्थल है बम्बोरी का तालाब, जहां अभी आप निकलेंगे तो आप देखेंगे गांव आपके राइट साइड में, तो सर मैं चाहूंगा कि यह तालाब सुंदर, स्वच्छ और एक मॉडर्न तालाब के रूप में विकसित हो। ये समस्त बम्बोरी ग्रामवासियों की मांग है, तो सर आप इस पर थोड़ा करें तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। यह एक कल कलेक्टर नोट करें, कल सुबह उसको एक बार देखेंगे और उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। नहीं, पड़ोसी है, पड़ोसी का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। जब उन्होंने पड़ोसी बना लिया तो पड़ोसी का धर्म निभाना है कि नहीं निभाना, बताइए। अब क्या हुआ सर? मेरा एक और निवेदन है कि पड़ोसी तो सर सुबह चाय पीने भी जरूर बताना आप। कृपया होगी सर। अब तो तुमको किसी ने कहा है इसलिए लौट गया। चलिए अब हमारे युवा भाइयों को तो उनसे तो बात करते हैं, क्योंकि युवाओं के मन में नए विचार आते हैं। और इसीलिए मैं कभी कहता हूं कि कोई भी हमारा युवा 17 साल का, 16 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 22 साल का, कोई भी अच्छा सुझाव दे सकता है। तो मैंने इसके लिए अभी जब हमारा बजट 2 बार से आता है, 3 बार हमने बजट दिया है, तो हमने युवाओं की सहभागिता निभाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि युवाओं के जो सुझाव आए वो अपने आप में अलग थे, युवाओं के सुझाव। इसलिए यहाँ युवा भाई बैठे हैं मेरे, मैं उनसे कहूंगा, उनमें हमारे युवा साथी हैं श्री उत्सव जैन जी। आइए उत्सव जी। बैठिए उत्सव जी। मेवाड़ की इस वीर भूमि पर आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जैसा यह मंच सुशोभित हो रहा है, वैसे ही विकसित राजस्थान की संकल्पना हम सभी, आप सभी के माध्यम से देख रहे हैं। युवा उद्यमी और युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रतापगढ़ क्षेत्र में राइजिंग राजस्थान के माध्यम से गत वर्ष 400 करोड़ रुपए से अधिक के जो MOU साइन हुए थे, उनको धरातल पर उतारने का कार्य आपके माध्यम से किया जा रहा है। तो वो क्षेत्र जो सुदूरवर्ती एक मध्य प्रदेश की बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र था, वो आने वाले समय में एक विकसित राजस्थान के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपका और राजस्थान की सरकार का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। विकसित राजस्थान में सबसे रीढ़ की हड्डी का काम जो करेगा वो हम जैसे युवाओं के रूप में, आर्थिक सुदृढ़ीकरण के रूप में हम सभी करेंगे। इन्हीं MOU को और अधिक गति से यदि धरातल पर उतारा जाएगा तो निश्चित रूप से जो GDP आप
के आने के बाद प्रतिवर्ष 11% से अधिक की ग्रोथ कर रही है, वो आने वाले समय में 30% से अधिक की ग्रोथ करेगी। तो भारत और विकसित भारत की संकल्पना में राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी में हम युवाओं के आपसे ये एक अनुरोध रहेगा और एक मांग भी रहेगी कि प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रतापगढ़ जिले में जो कृषक भाई खेती करते हैं, सबसे अधिक खेती लहसुन की होती है, सोयाबीन की होती है, और जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं जिनका आयुर्वेदिक में उपयोग होता है, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट यदि अगर सरकार के माध्यम से प्रतापगढ़ को मिल जाए तो उस प्रतापगढ़ का विकास ऐसा होगा कि आपकी सदैव निगाह इस प्रतापगढ़ जिले के ऊपर और प्रतापगढ़ विधानसभा के ऊपर रहेगी, क्योंकि 90% से अधिक लहसुन मध्य प्रदेश में बेचने के लिए चले जाती है। प्रतापगढ़ विधानसभा में या प्रतापगढ़ जिले में एक भी प्रोसेसिंग यूनिट अभी नहीं है, और जो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से जो नौकरी के लिए सभी युवाएं बाहर जा रहे हैं, वो हो सकता है आने वाले समय में वहीं प्रतापगढ़ में ही रहेंगे। यहाँ कुछ देखिए, दूसरा कोई आए तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ के युवा, यहाँ के जो युवा हैं वही उस प्रोसेसिंग यूनिट को लगाएं और देख करके आए। अगर एक नहीं लगा सकता तो 2 लगाएं, 2 नहीं लगा सकते तो 3 मिल करके लगाएं, मिल करके लगाएं, तो उसका फायदा आपको यही मिलेगा, लोगों को मिलेगा। अब उसके लिए तैयार करिए, हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है उसके लिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हम सहयोग करना चाहती है सरकार वो आपको करेगी। जो मध्य प्रदेश की सीमा 25 किलोमीटर दूर है, पूरे मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। जी 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 जी, युवाओं की तरफ से ये मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उत्सव जी। रमेश जी मीणा। नमस्ते सीएम साहब, आप मेवाड़ की धरती पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर समस्त नेतागणों का धन्यवाद। मैं रमेश मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत दातिलिया। सर, मेरा एक आपसे छोटा सा निवेदन है कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसके तहत जितने भी बेरोजगार युवा है उनको शिक्षा विभाग की तरफ से अपने स्कूलों में लगाया गया है। तो हमारे क्षेत्र में शिक्षकों की काफी कमी है, और हम जैसे युवा जनप्रतिनिधि जब भी स्कूल में जाते हैं तो जो अध्यापक है उनकी एक ही मांग रहती है कि हमारे 2nd ग्रेड के टीचर नहीं है। मेरे खुद की स्कूल है ग्राम पंचायत दातिलिया में, वहां पे लगभग सभी पोस्टें रिक्त है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि युवाओं को भविष्य को देखते हुए जो युवा संबल योजना में जो शिक्षक लगाए हैं अस्थायी कुछ समय के लिए, उनका पूरा पार्ट टाइम किया जाए, लगभग उनको 7 से 8 महीने तक लगाया जाए, ताकि जो विधिवत सब्जेक्ट है उसको चलती रहे और उनका जो भत्ता है वो भी बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा, आपका सुझाव अच्छा है जी, धन्यवाद सर। श्री मुकेश कुमार आमेठा, बम्बोरी। छोटी सी बात और रह गई, मैं दरियावत क्षेत्र से आता हूं और हमारे उधर अफीम के पट्टे किसानों के लिए एक उधर वो शुरुआत की जाए ताकि हम जैसे युवा किसान भी, हमारे उधर खेती बहुत कम है सर, मात्र किसानों के पास 2 या 1 एकड़ के आसपास जमीनें, हम फॉरेस्ट इलाके में रहते, तो ये भी सर कृपया हो जाए तो हम जैसे कोशिश करेंगे युवा किसान आर्थिक लाभ और अधिक कमाने के लिए। जी सर। अमेठा जी। गंगेश्वर महादेव की पावन धरा पर आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और सभी लोग आज पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं कृषि इकाइयों के माध्यम से रोजगार सृजन के बारे में बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट राजस्थान इस प्रतापगढ़ जिले में मात्र मैंने इस वर्ष लगाई थी, जब राजस्थान सरकार ने निकाला था तो मैंने 1 करोड़ से ऊपर पैसे का ये यूनिट लगाया, जिसमें मुझे राजस्थान सरकार से लगभग 32 से 35 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ ने उसको सैंक्शन कर दिया है, राज्य स्तर पे वो बहुत जल्द मिलने वाला है उसका सब्सिडी का अनुदान।
दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे राइजिंग राजस्थान में आपने एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, जिसमें मैं खुद 5 मिनट में गया था। जयपुर में मेरे को भी निमंत्रण मिला था, मैं गया तो उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें सभी उद्योग धंधे, जैसे नीचे स्तर से ऊपर के स्तर को कैसे लाइजनिंग किया जाए। जैसे मैं वहां गया तो मुझे एक ही साथ में मेरी समस्या सोल्व हो गई। बैग कहाँ बनेगा, इसका पैकेजिंग मशीन कहाँ मुझे मिलेगी, उसके साथ मुझे व्यापार इसका कहाँ मिल जाएगा, तो ऐसे मुझे एक बहुत अच्छा मिला। इसी के साथ अभी सांवलिया जी में भी हमारा एक बहुत अच्छा अभी प्लेटफॉर्म हमारे को मिला, जिसमें हमें बहुत अच्छा उसमें लगा कि हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकें। तो मैं इस राइजिंग राजस्थान का जो बेनिफिट मिला मुझे इसमें, और अभी मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मेरे छोटे से गांव का बम्बोरी का मैन्युफैक्चरिंग आटा हैदराबाद में और अहमदाबाद में हम यहाँ से भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें इस रूप में सरकार ने दिया। और एक मैं बहुत गांव में घूमते हैं देखते हैं, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं जिसको लोग नोटिस नहीं करते हैं, पर उसको नोटिस करने जैसी है कि आज से 4 साल 5 साल पहले दे जब जनधन अपने आधार खाते खुले और पैसे बैंक में जाने लगे, तो कई समय देखा जाता था कि पहले बुजुर्ग आदमी जो थे जिनकी पेंशन का पैसा इधर उधर जाता नहीं मिलता था, तो पैसे के लिए लालायित हो जाते, ऐसे हो जाते थे। पर आज 70 साल 75 साल के बुजुर्ग लोग हैं, उनको जो पैसे मिलते हैं वो अपना खाते में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, और बच्चे उनसे पैसा मांगते हैं, मेरे को 100 रुपए दे दो, 500 दे दो, और अपने पोतों को कहते जा कुरकुरे ला, ये ला, वो ला, पैसे मतलब एवरी टाइम उनके पास पैसा मिलता है। तो बुजुर्ग आज एक कॉन्फिडेंस की लाइफ जो जी रहा है वो। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा धन्यवाद सांसद साहब और हमारे एमएलए साहब को देना चाहूंगा कि हमारे जलोदा तक तो ट्रेन आई गई है। इतना जल्दी जो हमारा काम हुआ है, इससे निश्चित तौर से हमारे को इस सरकार ने जो हमारे को फायदा दिया, डबल इंजन की सरकार ने, उद्योग धंधे जब ये नीमच का ट्रेन हमारा जो जुड़ेगा और व्यापार इतना तीव्र गति से इस प्रतापगढ़ जिले को मिलेगा, इसका हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते, इतना व्यापार हमें नहीं मिलेगा। आप पुनः बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, और मैं एक मैं छोटी सी मांग है कि जहां मेरा गुडली गांव है, गुडली गांव से होते हुए कुलमिया से होते कुलमिया की भागल और भगवानपुरा, ये एक रोड का 5 से 6 किलोमीटर का टुकड़ा जुड़ जाए तो हमारे जो किसान भाई और सब जो खान में मजदूरी करने के लिए नाते जाते हैं उनके लिए बहुत सुगमता हो जाएगी आने जाने के लिए। तो ये हमारे ऊपर एक मेहरबानी हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कुछ हमारे वृद्धजन आए हैं, उनसे भी हम कुछ अपनी बात लेंगे। शंकर लाल जी जड़वा, अड़मतिया जागीर। शंकर लाल जी। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपने मुझे संवाद पे बुलाया, बहुत बहुत आभार। जैसे आप बता रहे थे कि किसानों के साथ में पशु का जो है साथ, और किसानी और पशु दोनों का जो फायदा होता है सर, मैंने 80 के लगभग मैंने 2-4 पशु रखे। पहले हमारे को 20-25 हजार रुपये की सालाना आमद होती थी, तो उसमें वापिस साल भर आता था तो हमको कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने सोचा कि यार अपने इस कर से कैसे निकले बाहर, तो 3-4 पशु का जो मैंने पालन किया, उसका दूध हम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जलोदा जागीर होटल पे देते थे सर। यहाँ हमारे को 5 रुपये लीटर का पैसा मिलता था। उस टाइम हमने 10 रुपये लीटर होटल वालों को दिया। मैंने 15 साल वहाँ जलोदा जागीर साइकिल से दूध दिया, और जो बचत करते थे महीना भर का होता तो 50-60 रुपये 50 रुपये आते थे। तो यार विचार करते कि यार इस पैसे को क्या करें, महीने भर 1500 रुपये आते हैं। तो एक डिब्बा लिया, डिब्बा के ताला लगाया और छेद करके अंदर डाला। 1 महीना होता और निकालते, उसमें बिल पानी पैसा दान मजदूरी को देते, तो अपने खेती का माल बेच जाता है। ऐसे करते करते सब हमारे पिताजी के 10 बीघा हमारे को पांति आई थी। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमने 25 बीघा जगह मोल ली। साइकिल से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से गाड़ी, ट्रैक्टर 4 व्हीलर, सब आपकी मेहरबानी से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो ये योजनाएं चलाई है, जैसे तारबंदी की है, फुहारा की है, हमने 1 हेक्टर का फुहारा भी लिया, उसमें स्प्रे लगाया था लहसुन में, वो भी आपके इस माध्यम से छूट मिली है हमारे को। 40 पाइप लिए थे फुहारे के, उसमें भी हमारे को
चलिए 20-21 हजार में हमारे को 90 के पाइप मिले। फिर बाद में वो हमने यहाँ इसी स्कूल में हम पढ़े सर, मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ा, हमें 9वीं क्लास ग्रेड से फेल हो गया, पास हुआ। मेरा बच्चा भी यही पढ़ा। इस स्कूल में 4 कमरे की और जरूरत है सर, आप मेहरबानी करके ये कमरे और कर दोगे तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और ये जो किसान कहते हैं कि अरे यार कोई फायदा नहीं है, अगर किसान के पास में 20 बीघा जमीन हो, अगर पानी पर्याप्त हो तो ये कोई नौकरी की आपको इच्छा नहीं होती है सर। आदमी में बढ़िया बहुत अच्छा कमा लेता है। और आपने जो मेरे को यहाँ बुलाया है शंकरलाल जी, बहुत अच्छा जी। हाँ, जीन्स में सर 2 धोती और 2 कमीज रखता था, और वही फटी टूटी और ऐसी। तो फिर मैंने ये अपने अमरनाथ यात्रा गया तो सर क्या होगा, मैंने जीन्स पैंट पहन ली तो सर के दोग लगा यार क्या है शंकर, इनका आज भी फोटो है हमारे स्टेज पर लगा हुआ है कि ये जीन्स पैंट छोड़ के जीन्स में आया, इन माला पहना ही हमारे को इनको ने जी। फिर बाद में ये मंत्री बने। चलिए, बहुत अच्छा शंकरलाल जी, बहुत अच्छा जी सर। अगर इसमें विद्यालय में कमरों की कमी है जी तो मैं कलेक्टर से बिल्कुल आप मंत्री बनो, हमारी शुभकामनाएं बताते हैं जी सर। अगर कमरे कम हैं, कितनी कक्षा है, वो कलेक्टर अपने देख करके बता देंगे जी सर। तो फिर उसको हम अगर आवश्यकता होगी नहीं करेंगे, आवश्यकता होगी, चिंता मत करिए, ठीक है ना जी। हुकुम, बहुत बहुत आभार हमारे सांसद महोदय का, जो आज जो आपने जो भी अभी में सब नीति में सुधार करवाया है। जो डबल इंजन की सरकार है, किसान माला माल है, कोई चिंता नहीं है सर। श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल। एक सर निवेदन करता हूँ कि ये जो 8/29 में जो लाइन फान देते हैं, वो कोई के फोन आ गया, किसके पुलिस वाले क्या करते हैं कि यार के वो तूने तो ऐसा तेरा नाम आ गया यार, 2 लाख 1 लाख दे दे यार। और बेचारे किसान ऐसे फंस रहे, मर रहे साले। कोई आप ये थोड़ा अपने ऊपर तक सरकार है सर, आप इनका ये थोड़ा निराकरण करना। हमारे महोदय ने एमएलए साहब ने ये विधानसभा में मुद्दा उठाया था सर, आप कुछ इसमें करोगे तो आप हम आपके गुण गाएंगे। ये बोलो डबल इंजन की सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी। हाँ, धनजी आइए। वो दे दो, माइक दे दो। कैसे हो धनराज जी? बस कृपा है, मेहरबानी, माननीय सम्माननीय आदरणीय हमारे बिराजी बैठिए। ऐसे थोड़ी, आप हमारे सीनियर हैं। माननीय सम्माननीय आदरणीय श्रीमान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, आपका यहाँ बम्बोरी में पधारने पर मैं पूरी जनता की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय, परम सम्मानीय सीपी जोशी साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय जो पूर्व मंत्री भी है, और मेरी मांग है कि इनको पहले मंत्री और बना दिया जाए तो बहुत। साथ ही साथ हमारे लोकप्रिय सहकारिता मंत्री आदरणीय गौतम जी दत्त है, मंजू जी बागमार जो हमारी प्रभारी मंत्री हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक महोदय श्रीमान चंद्रपाल सिंह जाकिया साहब हैं, बद्रीलाल जी जाट हैं, हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हेमंत जी तो मेरे अजीज हैं। और हेमंत जी का नाम मैं पिछली देर से इसलिए ले रहा हूं कि माननीय स्वर्गीय श्रीमान नंदलाल जी भाई साहब ने और सीपी जी जोशी ने और श्रीचंद जी कृपलानी ने हमारे क्षेत्र को टीएसपी बनाया, और उनके पद चिन्हों पर चल करके इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। और माननीय हेमंत जी मीणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबका यहाँ पधारने पर। और हमारे बंसीलाल जी जो प्रभारी हैं पार्टी के, उनको भी, अशोक जी भाई साहब हैं, हमारा बद्रीलाल जी हैं, गब्बर जी है, महेश जी हैं, आप सबका भी बहुत, कन्हैयालाल जी साहब हैं मेरे अजीज, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। बहार होती है तो तितलियां जरूर आती है, बहार होती है तो तितलियां जरूर आती है, आंखों में हो आंसू तो सिसकियां जरूर आती है। प्रधानमंत्री मोदी जी को रोज हिचकियां जरूर आती है। और 100 बार धन्य भव एक लाल की बाई,
जिस जमीन ने जना श्री भजनलाल जी जैसा भाई। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा जरूर खिलेगा। ए राही तू चल न थक, एक दिन समय जरूर फिरेगा। गुजर जाते हैं यूं ही रास्ते बंद रास्तों की तरह, और खुल जाते हैं भाग हम सब के आपके आने से। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। आप जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, आपको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन हाथों को पत्तों की तरह थर-थर कांपते हुए देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन आंखों को बरसात की तरह झरझर टपकते हुए देखा है। जिनकी आवाज से कभी बिजली के कड़कड़ाने का होता था आवाज, उनके होठों पर जबरन चुप्पी का ताला जड़ा हुआ देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब कुदरत की इनायत है यारों, इसके होते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आप पर इतना यारों, वक्त की धारा में अच्छे को बहता हुआ देखा है। कर सको तो भला करो किसी का, वरना दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। माननीय सम्मानीय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आने से हमारे जो पूरा राजस्थान में आपने एक मिसाल कायम की है माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर, और ये सरकार जो काम कर रही है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपकी खुशी का इतना तलबदार हूं कि खुद के दर्द का हम गुनहगार हैं। हो सकता है आपको भरोसा नहीं होगा, फिर भी अपने आप में एतबार है। जिंदगी रोज रोज देती है उलझने नई, हम इन्हीं उलझनों में खुशगवार हैं। पक कर कट चुके हैं पुराने थे जो ख्याल, इन्हीं ख्यालों की नई पैदावार है। हम सब भी आप दुनिया के तूफानों से इतना रिश्ता है कि हम सब भी आपके कहने से चलने को तैयार है। बंधुओं, मैं अधिक से नहीं कहते हुए, मैं भी किसान का बेटा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसान के बेटे हैं। आपने भी किसान का कार्य किया है, मैंने भी 55 साल की तो राजनीति हो गई मेरी, लेकिन मैंने भी हल चलाया है, चढ़ा चलाई है, खेती का काम, सभी काम किया है। लेकिन मेरे एक साल मैंने लहसुन की खेती की थी। लहसुन की डोलियों पर मतलब आलू को चोप दिए थे, मेरी पत्नी ने आलू चोप दिए थे। एक साल में वो आलू जो 1 किलो 268 ग्राम का हुआ था, मैंने प्रदेश की मीटिंग में ला करके बताया था सबको। एक आलू का वजन था 1 किलो 266 ग्राम। यदि हमारे किसान इस खेती की ओर भी हमारे इस क्षेत्र में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी। और किसानों के लिए जो अच्छी आपने योजना बना रखी है, उसका लाभ भी किसान मिल रहे हैं। मैं अपनी ओर से अधिक नहीं कहते हुए आप सबका यहाँ पधारे, मैं अपनी ओर से और पधारे हुए सभी अधिकारी महोदय का, हमारे संभागीय आयुक्त महोदय भी हैं, डीआईजी साहब भी हैं, हमारे एसपी साहब भी हैं, कलेक्टर महोदय भी है, मैं इनका भी अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत अच्छा धन जी, हम तो सोच रहे थे कविता कुछ कम हो गई होंगी, आपकी तो कविता और बढ़ गई है। धन जी का बहुत पुराना है, मेरे साथ ये जिलाध्यक्ष रहे हैं। मैं जब ये यहाँ प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष थे तो मैं भरतपुर का जिलाध्यक्ष था और आप चित्तौड़ के थे। ये भी है। धन जी का बड़ा स्वभाव, हम जब मीटिंग होती थी तो गीत गुनगुनाने के लिए हम धन जी को कहते थे कि धन जी आइए आप, तो वो अच्छे गीत सुनाया करते थे। और आज भी धन जी का कविताओं का बहुत अच्छा शौक है। लेकिन मैं देखता था जब मैं इधर आता था तो मोटरसाइकिल से। माननीय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। माननीय श्री जी भाई साहब को और माननीय सांसद महोदय को मैंने निवेदन किया, मैंने 6 बार भी आपके यहाँ अप्लाई की कि मेरा 5 मिनट के लिए आपसे मिलना हो जाए, लेकिन समय नहीं मिल रहा है मेरे को। मैंने 400 कविताएं लिख रखी है। एक दिन से काम थोड़ी चलेगा। 400 कविताएं लिख रखी है और पहले अपने हाथ से लिख राइटिंग से। मुझे पता है राइटिंग भी बहुत अच्छा है आपका। नहीं तो देखा ना आपने राइटिंग कितना अच्छा है। ये कभी भी टाइप नहीं कराते थे, हाथ से ही लिख करके लेटर दे जाते थे। मैं जब महामंत्री था, जब भी आप अध्यक्ष थे, ये तो कितने साल अध्यक्ष रहे हैं आप? 10 साल तक हो। 10 साल रहे हैं। मैं जब उपाध्यक्ष था जब भी ये अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था जब भी ये प्रदेश का, और मैं जिलाध्यक्ष था। तो आप बताइए
कितने समय में रहे हैं? माननीय श्री चंद्र जी की विशेष कृपा रही हो, मेरे को 10 साल तो महामंत्री रहा मैं मंडल का, 8 बार लगातार मंडल का अध्यक्ष रहा, 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा। और धक्के गाड़ी के श्री चंद्र जी भाई साहब गाड़ी चलाते थे खुद, ड्राइवर जी तो मिलता ही नहीं था। और एक इनके भाई की मांगी हुई वो गाड़ी थी, वो जो गाड़ी तो बंद हो जाती थी, मैं इधर उधर गांव वालों को बुलाकर लाता भाई ये जो मैं पत्थर फेंक के आगे जाता फिर। चलिए धनजी पता है, बुलाते हैं आपको। देखिए भाइयों, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको सुनाता हूं कि जब हम कहते हैं 2 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस वालों को लगता है, तो मैं वास्तविकता दे रहा हूं, और ये मेरे उसमें भी है रथ में, और मैंने ये किताब भी इसकी छपवाई थी और विधानसभा में रखी थी। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा जो हमने दी है 1,21,000 हेक्टर 2 साल के अंदर, 2.25 साल में, और उन्होंने दी मात्र 25,455 हेक्टर। फार्म पॉन्ड खेत तलाई हमने दिया 35,368 और उन्होंने 5 साल में दिया 8,152। फार्म पॉन्ड खेत तलाई पर कृषकों को अनुदान हमने 303 करोड़ दिया और उन्होंने उनके 2 साल में 48 करोड़ रुपए दिया। खेतों पर तारबंदी है, तारबंदी से ध्यान आया था मेरे को, हमने 370 लाख मीटर 370 लाख मीटर और उन्होंने दिया 8.3 लाख मीटर 2 साल के अंदर। सेड नेट हाउस हमने दिए 10,13,000 वर्ग मीटर, उन्होंने दिए 99,000 वर्ग मीटर। पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक 98,753 और उन्होंने दिए 2 साल में 46,183। स्वामित्व कार्ड वितरण हमने 13,90,000 किए, उन्होंने 2 साल में 0 और 5 साल में उन्होंने किए 1,75,000। हमने 8 गुना उनका 2.25 साल में कर दिया। हर गुना है इसमें। पशु चिकित्सालय का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में किरमुंडत हमने 2 साल में 101 किए, उन्होंने सिर्फ 1 किया और 5 साल में उन्होंने 49 किए। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में किरमुंडत हमने 50 किए, 2 साल में उनके 0 और 5 साल में उनके 13। गौशालाओं को सहायता राशि हमने 2,648 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने 1,088 करोड़ रुपए दिए। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण हमने 52,772 करोड़ रुपए दिया और उन्होंने 2 साल में 25,368 करोड़ रुपए दिया। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान हमारा 53,130 करोड़ रुपए, उन्होंने 2 साल में 31,251 करोड़ रुपए। डिग्गी निर्माण हमने 8,476 और उन्होंने 4,832। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत है, बड़ा है काफी। सोलर पंप सेट की स्थापना हमने 65,412 की, उन्होंने 13,466 की। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों का स्थापना 2,24,000 हेक्टेयर में किया, उन्होंने 29,609 हेक्टेयर में किया। फव्वारा संयंत्रों की स्थापना 2,17,000 हेक्टेयर और उन्होंने 71,701 हेक्टेयर। गेहूं खरीद में हमने 33,42,000 मैट्रिक टन खरीदा, उन्होंने 11 लाख मैट्रिक टन खरीदा। नए पैक्स लैब्स का गठन हमने 1,883, उनके 289। ऐसे ये सारे हैं, 3 पन्ने हैं पूरे। और ये किसान, पशुपालक और कृषि से जुड़े हुए काम है अधिकतर, चाहे बिजली के काम हो चाहे किसान के काम हो, ये सब उसके काम है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कहा है, लगातार हमारी सरकार उन विषयों को लेकर के काम कर रही है। आपसे अंत में मेरा अनुरोध है कि जो हमारे ग्राम विकास रथ चल रहे हैं, इनको चलेंगे जब बुलाएंगे, हमारे ग्राम विकास रथ जो चल रहे हैं, इनमें योजनाओं की किताबें हैं, इनमें आप उनको देखिए, सुझाव भी दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा किसान है, मजदूर है, बुजुर्ग है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारा ताऊ है, हमारा काका है, पड़ोस में रहने वाले हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। इसलिए हमने ये ग्राम विकास यात्रा हमारी हर पंचायत में ये जा रही है, इनका पूरा लाभ आप लेंगे।
आज ही पहले हमारी मातृशक्ति महिलाओं से हमारा अनुरोध था, अभी आप सभी किसान भाई, पशुपालक भाई, युवा भाइयों से हमारा ये संवाद हुआ है। निश्चित रूप से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आगे हमारे कुछ युवा साथी हैं, वो आएंगे, सत्यनारायण जी धाकड़, आशीष भरड़िया जी, बाबूलाल जड़वा जी, पारस सेना जी, चेतना बैसलव, विद्यानी बरनिया जी, जसवंत जड़वा जी। बाकी और आप क्या कहना चाहते, क्या नाम है? सुरेश, कृषि कनेक्शन, बताइए क्या है? ना बस ही बता दे देना मेरे को। वो आप बता दीजिए, कलेक्टर साहब को बता दीजिए क्या है, बता दीजिए आप, ठीक है ना? आप बता दीजिए उनको। आइए भैया, हमारे जो राजकीय सेवा में जिनका चयन हुआ है, ये कर लीजिए, हटा लीजिए। रुको ये आप बताइए अपना, आप बताइए, वहां बैठिए, आप बताइए एक एक करके। देखिए मेरे इसी गांव में जो हमारे भाई बहन हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है, आप उनको माइक दीजिए भाई। माइक कहाँ है? आप खड़े हो जाइए यहाँ सामने।